नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वनली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हम प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। दोस्तों 25-25 30-30 मिनट का वीडियो है, आप लोग आराम से इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम मिडुअल कराएंगे, फिर मॉडर्न कराएंगे। दोस्तों एंशियंट और मिडुअल से 5 क्वेश्चन आने हैं कुल मिला के। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, उससे तो आप लोग कर ही लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। 5 नंबर इससे है, फिर 5 नंबर जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो उसे भी करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, उन्हें तो ज़रूर करिए जिन्हें आवश्यकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग घटनासार का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं, हम कराए हैं। और घटनासार का भी है, एडिटोरिया का भी है, दोनों करंट अफेयर है, दोनों कर लीजिए, अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में, जो कि मतलब एक टॉपिक में शामिल किया गया है सम्राट अशोक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में। चलिए, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ग्रीस के थे। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। इसका डिटेल देखते हैं। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन देखते हैं। विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसकी रचना चौथी सदी के उत्तरार्ध में 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। हिंदी में अनुदित करने का श्रेय किसे है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है, और धंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। धंडीराज ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख। कलिंग द्वारा तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। एक जो था उत्तर केंद्र राजधानी जो है तोसली थी, दूसरा जो है दक्षिण केंद्र राजधानी जौगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी अशोक के आक्रमण के समय तोसली थी। ये दोस्तों, अशोक
के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा में है, तोसली थी। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन नहीं था साम्राज्याधीन? तो कामरूप नहीं था, बाकी तीनों था। कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर तीनों थे, कामरूप नहीं था। उपर्युक्त विकल्पों से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया है? तो शाहबाजगढ़ी में, शाहबाजगढ़ी में। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाएं शासनादेश है, जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख जो है अशोक के, तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ईरानी अरमेइक से उत्पन्न हुई थी लिपि लिखे गए, जो कि ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुए थे, ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो 13वां शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष के रूप में उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष पर है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है कहाँ पे है? तो शीर्ष सारनाथ एक स्तंभ पर था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है शीर्ष जो है सारनाथ एक स्तंभ पर था। सारनाथ के स्तंभ पे उसमें जो है 4 मुंह वाले शेर बने हैं। सम्राट अशोक एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो कृषि अर्थव्यवस्था पर। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी, कृषि अर्थव्यवस्था पर।
मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। मुख्यतः भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। देवानप्रिय नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। देवानप्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा नेत्यूर उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब हम गुलाम वंश देखते हैं। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आए हैं तो खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास, वारामिहिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वारामिहिर के अलावा अमर सिंह धन्वंतरी, खटकरपर, छपड़क, शंकु, वरुधि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, औधर, ऋतुसंहार आदि की प्रमुख रचनाएं की थी। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतुसंहार की रचना किए थे। इनकी रचना याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला प्रभावती गुप्ता गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। वाकाटक और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक नीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य और गोत्र का नाम कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
चलिए हर्षवर्धन देखते हैं, हर्षवर्धन संबंधित क्वेश्चन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का। कहाँ का शासक था हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व? तो थानेश्वर का था। एक्सप्लेन देखते, हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यही पर पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इसमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो कौन से थे? तो पंजाब थे, कन्नौज थे, बंगाल थे, बिहार, उड़ीसा। कौन कौन थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें जो है सम्मिलित कौन कौन थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। कहाँ तक? तो विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है, देखते हैं राजपूत काल। राजपूत काल से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक के हम्पी में है। और किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी भी है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया? तो कौन से शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में
गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया। तो क्या है देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उन्हें जो है चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोलगंगम नामक झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल अभियान के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पल्लीछादम। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पल्लीछादम। एक्सप्लेन देखते हैं। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं में दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीछादम कहा जाता है। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लानोगाई कहा जाता है। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता है। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है। ब्रह्मदेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का शासक कौन था? तो गोपाल। पाल वंश का शासक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो पूर्वी हिस्से से संबंधित था। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल बिहार से संबंधित था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है धर्मपाल था। स्थापना गोपाल ने की थी और सबसे प्रतापी शासक जो था धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं थोड़ा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल जो है 1130 से 1145 ईस्वी तक था। प्राचीन भारत विविध देखते हैं।
ये हमारा लास्ट चल रहा है। निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर जो है सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आमी का संबंध जो है तक्षशिला से ही था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका में मिलती है। एक्सप्लेन देखते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकला भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। चलिए देख लेते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। पहचान करें तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इसके प्रभुत्व दक्षिण नर्मदा तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के लिए इस समय के दौरान लिए गए थे। किससे संबंधित है? तो सुंग राजवंश से संबंधित है। ये सब का था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति था। सुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूत था। सुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। सुंग वंश के समय ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारा सेकंड पार्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री का फिनिश हुआ यहाँ पे। अब हम मेडुअल देखेंगे, मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए न किए हो तो, और उसके बाद जो है वीडियो शेयर कर दिया करिए। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें तो ज़रूर किया करिए। चलिए हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।